दोस्तों, आज हम करेंगे टीजीटी साइंस में फिजिक्स का चैप्टर थर्ड था आपका मोशन। मोशन में हमने इससे पहले के टॉपिक कंप्लीट कराए थे। इसके बाद रिमेनिंग जो टॉपिक रहेंगे आपके पास सापेक्ष वेग यानी रिलेटिव वेलोसिटी और प्रोजेक्टाइल, यानी दो टॉपिक रहेंगे जो आज कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इसमें आपके पास हमने सापेक्ष वेग लिखा हुआ है, यानी सापेक्ष वेग को बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी एक्चुअली बोलती क्या है, जैसे आपके पास कोई बॉडी, यानी कि आपके पास ऐसे आपके दो बॉडी है और आपके पास सेम डायरेक्शन में चल रही है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो वहाँ पर एक बॉडी का हमने दूसरी बॉडी के रेस्पेक्ट में वेग देखते हैं, या फिर आपके पास सेकंड बॉडी का फर्स्ट बॉडी के रेस्पेक्ट में वेग देखें, या फिर फर्स्ट बॉडी का सेकंड बॉडी के रेस्पेक्ट में वेग में जो रिलेशन होता है उसे बोलते हैं हम सापेक्ष वेग। तो यहाँ पर हमने लिखा है किसी वस्तु की, यानी किसी वस्तु की स्थिति में किसी अन्य वस्तु की स्थिति के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का सापेक्ष वेग कहते हैं। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे आपके पास सापेक्ष वेग के लिए। ध्यान रखें, आपके पास वेक्टर में हमने जो फॉर्मूला लिखा था वहां पर उसके कंपेरिजन यहाँ पर सिर्फ माइनस आता है। वेक्टर में यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर वेलोसिटी में क्या हो जाएगा आपके पास, रिलेटिव वेलोसिटी में यहाँ पर माइनस साइन आएगा। अब इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर आपके पास पहला केस लिखा हुआ, इसके तीन केस रहेंगे। तो पहला केस हमने देखा, जैसे हमने देखा होगा जब हम ट्रेन वगैरह में या फिर बस से कहीं जा रहे होते हैं, या फिर स्कूल से बच्चे जाते हैं या फिर कहीं आ रहे होते हैं, तो हमने देखा साइकिल हमारी चल रही है कंटिन्यूसली, साइकिल या बाइक, और फिर भी हम चलती हुई गाड़ी पर एक दूसरे से बात करते रहते हैं। ऐसा लगता है कि हम खड़े हुए हैं, पर रियल में ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, यानी कि दोनों बॉडी क्या सेम डायरेक्शन में चलती हैं, तो वहां पर रिलेटिव वेलोसिटी उनकी अगर सेम स्पीड से चल रही है तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, जीरो रहेगी। अगर दोनों गाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो उनकी दोनों की वेलोसिटी क्या ऐड हो जाएगी। तो हमें ऐसा लगेगा, मान लो हमारी गाड़ी की स्पीड आपके पास 60 है, दूसरी गाड़ी की भी 60 है, तो वो दोनों गाड़ी एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तब इसकी स्पीड ऐसा फील होगा तो ये गाड़ियों की स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर्स रहेगी। तो रियल में ऐसा नहीं है। तो ये हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी के अकॉर्डिंग होता है सारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर हम देखिए केस फर्स्ट में, यदि दोनों वस्तु एक ही दिशा में, अगर दोनों वस्तु एक ही दिशा में विभिन्न वेग से गतिमान हैं, तो सापेक्ष वेग दोनों वेग के अंतर के बराबर, यानी दोनों वेग के अंतर के बराबर होगी। यानी ऊपर हमने जो फॉर्मूला लिखा है सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों के लिए वो जब सेम डायरेक्शन में तो थीटा इक्वल टू क्या रहेगा आपका, जीरो। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूले में वी इक्वल टू वी ए का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर और माइनस का 2VA और बी और cos 0, और cos 0 की वैल्यू आपके पास होती है 1। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो ये सारा सेम, VA का स्क्वायर प्लस VB का स्क्वायर माइनस का VA और VB, और ये फॉर्मूला होता है A माइनस का V का, यानी कि VA माइनस VB का। तो यहाँ पर ले सकते हैं VA माइनस VB का और इसका रूट के अंदर। तो हम इस फॉर्मूले को क्या ले सकते हैं, VAB, यानी VAB इक्वल टू हो जाएगा आपका फॉर्मूला VA माइनस VB। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी अगर दोनों बॉडी आपके पास सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उनकी वेलोसिटी का जो सापेक्ष वेग होगा वो दोनों की वेलोसिटी के डिफरेंस के बराबर होगा। डिफरेंस उसके लिए यानी उसमें से माइनस करेंगे जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ पहले केस में सापेक्ष वेग V12, यानी फर्स्ट वाली वेलोसिटी ज्यादा है एज कंपेयर ऑफ सेकंड, तो V1 माइनस V2 किया हुआ है। सेकंड वाले केस में देखें यहाँ पर आपके पास V2 से 1, यानी सेकंड वाले की यहाँ पर सेकंड की वेलोसिटी ज्यादा है, अगर सेकंड वाली वेलोसिटी ज्यादा होगी तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। तो ये पहला केस हमारे पास कंप्लीट, यानी जब दोनों बॉडी क्या सेम डायरेक्शन में मूव करें तब ये वाले फॉर्मूले यूज होंगे। दूसरा देखते हैं केस हमारे पास, जब दोनों गाड़ियां आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तब क्या कंडीशंस होगी। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने लिखा हुआ है दूसरा केस सेकंड। तो केस सेकंड में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप दोनों गाड़ियां क्या सेम डायरेक्शन, पहले वाले केस में था हम दोनों गाड़ियां सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, इसमें क्या हो दोनों गाड़ियां अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तब क्या कंडीशंस होगी। यहाँ पर लिखा है दोनों वस्तु विपरीत दिशा में विभिन्न वेग से गतिमान हो तो सापेक्ष वेग दोनों वेग के योग के बराबर होगा। यानी हमने जब ट्रेन वगैरह में घूमने जाते तो एक ट्रेन जब दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है अपोजिट डायरेक्शन में तो ऐसा लगता है बगल वाली जो ट्रेन हमारी ट्रेन को जो क्रॉस कर रही थी उसकी स्पीड हमारी स्पीड से कुछ ज्यादा थी, परंतु उस ट्रेन वाले को ये लगेगा जो दूसरी वाली जो ट्रेन है उसकी स्पीड ज्यादा होगी।
रियल में तो दोनों की स्पीड जो है वो तो है ही। तो यानी वहां पर क्या सापेक्ष यानी रिलेटिव वेलोसिटी वर्कआउट कर जाते हैं, और रिलेटिव वेलोसिटी में जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करेंगी तो उनकी स्पीड क्या होगी, ऐड हो जाएगी। अगर वही ट्रेन अगर सेम डायरेक्शन में चल रही है तो उनकी स्पीड क्या होगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो सब्ट्रैक्ट होने पर ऐसा लगेगा दोनों गाड़ियां ऐसा लगेगा रुकी हुई हैं या फिर बहुत धीमी धीमी चल रही हैं, पर रियल में वो बहुत तेज स्पीड से चल रही होंगी। तो यहाँ पर हमने देखा जब जब दोनों गाड़ियां क्या अपोजिट यानी कि विपरीत दिशा में हो, तो विपरीत दिशा में हमारे पास एंगल हो जाता है 180 डिग्री। अब इस फॉर्मूले 180 लगाए तो cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस ये कैसा हो जाएगा प्लस। ये फॉर्मूला लास्ट में सॉल्व होकर बनेगा VAB इक्वल टू VA प्लस VB यानी प्लस के बराबर, वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ। तो सापेक्ष वेग हो जाएगा V12 इक्वल टू V1 प्लस V2 यानी दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। अगर ऐसे देखें तब भी दोनों कंडीशन में ये वेलोसिटी क्या होगी, ऐड होगी, चाहे इसमें किसी की बड़ी हो या छोटी कोई वैल्यू मैटर नहीं करती, क्योंकि हमें दोनों वैल्यू ऐड करनी है। इसके बाद देखेंगे अगर दोनों गाड़ियां आपके पास कुछ एक दूसरे के साथ कुछ एंगल बनाते हुए मूव कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तब आपके सापेक्ष वेग आप कैसे निकालेंगे। तो देखें नेक्स्ट देखें केस थर्ड, यहाँ पर लिखा है दो वस्तु आपस में थीटा कोण बनाते हुए गतिमान है तो सापेक्ष वेग। अगर दो आपके पास गाड़ियां एक दूसरे के साथ थीटा एंगल बनाते हुए किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम उनकी आपके पास सापेक्ष वेग निकाल सकते हैं यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी। अब रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शंस क्या होगी वो हम इस फॉर्मूले से देखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा tan बीटा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन BA माइनस BB cos थीटा। ये हमारे पास डायरेक्शन हो जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी की यानी सापेक्ष वेग की डायरेक्शन यानी दिशा क्या रही होगी तो वो इस फॉर्मूले से निकलेगी। अब अगर सापेक्ष वेग की वैल्यू निकालेंगे थीटा की वैल्यू, मान लो 30 दे रखा है तो 30 की वैल्यू लगा के यहाँ पर तब करें, 45 दे रखा तो cos 45 की वैल्यू लगाएं, अगर 60 दे रखा तो cos 60 की वैल्यू लगाएं। जैसी आपके पास वैल्यू दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से रिलेटेड आपके पास एग्जाम में एक नई क्वेश्चन जरूर मिलेगा। देखिए यहाँ पर हमने प्रक्षेप गति के लिए कराएंगे इक्वेशन बनाई है, यानी प्रक्षेप गति को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन दो कंडीशन में हो सकता है, अगर किसी बॉडी को ऊपर से कुछ एंगल से अगर फेंके नीचे की तरफ तब भी प्रोजेक्टाइल होगा, अगर किसी बॉडी को ग्राउंड सरफेस से ऊपर को फेंके और आफ्टर सम टाइम वो नीचे की गिरेगी वहां पर भी प्रोजेक्टाइल होगा। तो हमने पहला केस कर रहे हैं जब किसी बॉडी को कुछ ऊंचाई से फेंक रहे हैं यानी h हाइट से ऊपर से फेंका जाता है तब जब ग्राउंड पर गिरेगी उसके लिए हमने इक्वेशन निकाली है यहाँ पर। तो देखिए इक्वेशन निकालना बताएं किस तरीके से निकाली जा सकती है। तो प्रक्षेप गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन, जब किसी वस्तु को क्षैतिज से किसी कोण पर यानी कोई भी एंगल बनाते हुए आप फेंका जाता है तो वस्तु ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करता है। इस प्रकार की गति को बोलते हैं प्रक्षेप गति। तो यहाँ पर हमने P पॉइंट से, यहाँ देखिए डायग्राम में P पॉइंट से एक बॉडी को हमने इनिशियल वेलोसिटी U से फेंका हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी U से फेंका हुआ है। तो N पॉइंट पर देखा हमने इस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या है U। अब इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपके पास देखें यहाँ पर ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, ये आपके पास वेलोसिटी का फाइनल वेलोसिटी कंपोनेंट बन जाएगा आपके पास GT डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब ये फाइनल वेलोसिटी की जो डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो ये वैल्यू रहेगी आपके पास v इक्वल टू अंडर रूट में u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। अब ये वैल्यू आएंगी कैसे वो हम निकालने देखेंगे। तो देखिए हम जब किसी बॉडी को ऊपर से फेंक रहे हैं आपके पास, ये तो आपके पास क्या है वर्टिकल रेंज, वर्टिकल क्षैतिज से फेंक रहे हैं यानी वर्टिकल रेंज है। वर्टिकल से जब बॉडी इधर जाएगी तो ये क्या होगी आपके पास क्षैतिज, क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम क्या ले रहे हैं x, और P से N तक आने के लिए कितना टाइम मान लो हमने t ले लिया, कितना टाइम लिया t। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इनिशियल स्पीड क्या है आपका u, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा x अपॉन t। तो यहाँ से हम t इक्वल टू क्या ले सकते हैं x अपॉन u लिख सकते हैं ना। अब हमने इक्वेशन ऑफ मोशन में सेकंड इक्वेशन पढ़ी थी तो उसके हमने पढ़ा था s इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब देखिए कोई बॉडी बट ऊपर से हम आपके पास कुछ एंगल से ड्रॉप कर रहे हैं तो ड्रॉप कर रहे हैं तो इसका मींस क्या है, उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी 0 लेंगे। ये ऊपर से ड्रॉप की जा रही है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, यानी यहाँ पे s की जगह ले सकते हैं y और ये वाला पार्ट हो जाएगा 0 और t। अब जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है तो इसका मींस क्या है, g की वैल्यू हम कैसी लेनी है पॉजिटिव, तो g की जगह हम लगाएंगे प्लस g और t की जगह हमें क्या लगाना है x अपॉन u और इसका भी स्क्वायर करना है।
तो ये हो जाएगा आपके पास हाफ जी एक्स स्क्वायर और ये यू स्क्वायर। ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास, हमने लिखे थे y इक्वल टू जी बाहर कर लें आप, यानी कि हमने लिखा हुआ, और ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। देखो सेम इक्वेशन बन रही है जैसी हमने यहाँ पर लिखी है। तो इस तरीके से इक्वेशन बनी है आपकी प्रोजेक्टाइल के लिए। तो ये हमारे पास इसकी पोजीशन लिखी है, ये प्रोजेक्टाइल की हमने इक्वेशन लिखी है जब किसी बॉडी को ऊपर से हम ड्रॉप कर रहे हैं कुछ एंगल के साथ। तो इस कंडीशन में आपकी इक्वेशन ये रहेगी। अब नेक्स्ट केस में देखें, जब किसी बॉडी को कुछ एंगल से हम फेंकेंगे तब आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, यानी आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट रेंज निकालेंगे और मैक्सिमम हाइट यानी कितनी दूरी तक जा सकती है जब इतनी वेलोसिटी से फेंकेंगे और ये एंगल लेते हुए। तो नेक्स्ट टॉपिक ये आपके पास रहेगा एंगल वगैरह, यानी प्रोजेक्टाइल का ही सेकंड पार्ट रहेगा ये। हेलो दोस्तों, नेक्स्ट हम देखेंगे आपके पास प्रोजेक्टाइल, यानी प्रोजेक्ट जब किसी बॉडी को ग्राउंड सरफेस से प्रोजेक्टेड किया जाता है। तो हमने यहाँ पर लिखा है पृथ्वी तल से प्रक्षेपित प्रक्षेप, तो इसे बोलते हैं प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड। अगर किसी बॉडी को हम ग्राउंड पे कुछ एंगल बनाते हुए फेंक रहे हैं तो उसके लिए आपके पास कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, यानी कितनी रेंज रहेगी, कितना टाइम पीरियड रहेगा आपके पास और कितनी ऊंचाई तक जा सकता है, वो सब इसी फॉर्मूले निकलेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले देखिए जी, ये पाथ हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, इसे बोलेंगे पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी प्रक्षेप का पथ। अब यहाँ से ओ पॉइंट से किसी बॉडी को हम फेंक रहे हैं, कितना एंगल बनाती हूँ, थीटा एंगल बनाती हूँ, थीटा एंगल बनाते हुए फेंक रहे हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, यू। अब इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन जाएगा यू कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा यू साइन थीटा। अब ये सपोज करिए ये बॉडी पी पॉइंट पर पहुंचती है, तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट होंगे पी के एक्स कॉमा वाई। अब यहाँ वेलोसिटी के जो कंपोनेंट होंगे ये वी एक्स हो जाएंगे, ये वी वाई, और ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी इसकी। अब ये बॉडी यहाँ पर ए पॉइंट पर पहुंचे, ए पॉइंट वो मैक्सिमम पॉइंट होगा, यहाँ पर वो बॉडी का आपके पास मैक्सिमम हाइट अचीव कर चुकी होगी। इसके बाद ये बॉडी दोबारा फिर यहाँ से क्या होगी, नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पर बी पॉइंट पर आके ग्राउंड पर गिर जाएगी। ध्यान रखें, अगर कोई बॉडी जितनी वेलोसिटी ऊपर फेंकी जाती है उतनी वेलोसिटी से नीचे आएगी। अगर कोई बॉडी जितने टाइम में मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगी उतने मैक्सिमम टाइम में नीचे आएगी। यानी अगर किसी बॉडी को 20 मीटर तक हम फेंक रहे हैं, 20 मीटर तक फेंकने में आपके पास मान लो 30 सेकंड का टाइम लगा, तो 20 मीटर से नीचे आने में भी तो 30 सेकंड का ही टाइम लगेगा। सेम टाइम पीरियड रहता है क्योंकि ग्रेविटी सब जगह क्या है, सेम चल रही है। तो यहाँ पर ये बॉडी मूव हुई है, तो मूव होने में ये पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है, तो इसकी इक्वेशन बनाई हमने। तो y इक्वल टू, ये पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन लिखी है, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस के जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। तो इसी इक्वेशन को बोलते हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इक्वेशन। तो यहाँ पर इक्वेशन अगर पूछा जाए तो प्रोजेक्टाइल इक्वेशन कौन से पाथ को फॉलो करती है, तो ये पाथ होता है इसका पैराबोला। कैसा रहेगा, पैराबोला। पैराबोला यानी इसे हिंदी बोलते हैं परवलय। अब इसकी कुछ पॉइंट करते हैं। देखिए, अगर कोई बॉडी को यहाँ से ओ पॉइंट से फेंकते हैं और मैक्सिमम हाइट तक जाती है, यानी ए पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लेगी, उसे बोलेंगे हम अधिकतम ऊंचाई का समय। यानी ए पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लेगी, तो उसके लिए फॉर्मूला लिखा है Tm इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। अगर किसी बॉडी को ग्राउंड सरफेस से ऊपर के लिए फेंकते तो कितने टाइम में वो पहुंच जाएगी। जब ये कंडीशन जब है जब कुछ एंगल के साथ फेंका जाता है, तो कुछ एंगल से हम फेंक रहे हैं तो वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम हम इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। यहाँ जी की वैल्यू यूज करनी पड़ेगी, इनिशियल वेलोसिटी और थीटा की वैल्यू, और टाइम निकल आएगा। इसके बाद है प्रक्षेप का उड्डयन निकालें, यानी ओ पॉइंट से फेंके बॉडी को ए पर जाए, ए से बी पर पहुंच जाए, तो यहाँ यानी ओ से ए बी तक जाने में कितना टाइम लेगा वो इस फॉर्मूले से निकलेगा। तो जिसे बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। जैसे आपको एरोप्लेन एक आपके पास एरोप्लेन होते हैं आपके पास, एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट तक जाने में आपके पास जो टाइम लेता है उसे बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ऐसे आपके पास बॉडी के लिए भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में जो टाइम लेगी उसे बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फॉर्मूला लिखा है 2u sin थीटा अपॉन जी। अब देखिए, आपके पास टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट वाला और इन दोनों का रिलेशन होता है, ध्यान रखते टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर होता है 2 इंटू Tm, यानी इसका जो हमने आपके मैक्सिमम हाइट के लिए जो टाइम निकाला उसका 2 टाइम्स रहेगा ये वैल्यू। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई, यानी ये बॉडी आप फेंकेंगे थीटा एंगल पर तो कितनी ऊंचाई तक जा सकती है।
मैक्सिमम कितनी हाइट अचीव कर सकते हैं उसके लिए फॉर्मूला लिखा है HM इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसके बाद हम देखेंगे अगर आप किसी बॉडी को हम फेंक रहे हैं आपके पास, जैसे हम बॉल क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तो हम देखते हैं कि किसी बॉल को हम कितनी एंगल से फेंकें को वो मैक्सिमम दूरी तक जाए। मैक्सिमम दूरी को बोलते हैं हम रेंज, क्या बोलेंगे रेंज, कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया जाता है रेंज को। तो रेंज निकालेंगे, फिर देखेंगे मैक्सिमम रेंज हमें कितने एंगल पर मिलेगी वो वैल्यू निकालेंगे। तो नेक्स्ट देखेंगे आपके पास प्रक्षेप का क्षेत्र परास निकालेंगे, यानी परास मीन यानी कितनी दूरी तक जा सकती है। ऐसे हमने अभी देखा हुआ जेवलिन थ्रो में आपके नीरज चोपड़ा जो इंडिया की तरफ से खेला था, गोल्ड मेडल जीत के लाया था पिछले ओलंपिक में। तो उसमें हमने देखा, उसमें दिखाया गया यानी वो कितने एंगल से वो फेंकेगी जो मैक्सिमम दूरी तक जाए। तो वो मैक्सिमम दूरी फेंकने के लिए हमारे पास एंगल रहेगा थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। पर आपके पास प्रक्षेप यानी आर की वैल्यू निकालने के लिए एंगल कौन सा यूज करेंगे, यानी कि फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वो फॉर्मूला होता है प्रक्षेप यानी क्षैतिज परास निकालने, क्षैतिज परास को बोलते हैं रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो आर इक्वल टू फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अगर मैक्सिमम परास निकालना हो तो थीटा इक्वल टू हम यूज करेंगे 45 डिग्री, यानी किसी बॉल को अगर 45 डिग्री के एंगल पर अगर फेंकें तो वो मैक्सिमम दूरी तक जा सकती है। तो हमने आर मैक्सिमम इक्वल टू लिखा है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा लगा तो 2 और थीटा की वैल्यू 45, तो 45 2 इंटू 45 कितना हो जाएगा 90 डिग्री अपॉन जी। तो यू स्क्वायर साइन 90 अपॉन जी, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो फॉर्मूला हो जाए आर मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। अब इसके कुछ 2 पॉइंट और हैं, तो अगर दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं आपके पास, यानी आपके पास अगर किसी यानी किसी भी दो वस्तु को ऊर्ध्वाधर यानी ग्राउंड सरफेस से यानी धरती से अलग अलग डायरेक्शन में फेंका जाता है और दोनों का परासा अगर आपको सेम चाहिए, क्षैतिज जो परासा अगर सेम चाहिए तो उसके लिए हमारे पास एक वस्तु को हम थीटा एंगल पे फेंकेंगे तो दूसरे को कितने में फेंकना है 90 माइनस के थीटा पर। तो दोनों कंडीशन में आपके पास परास सेम मिलेगा। पहला कहते हैं यदि समान परास, अगर समान परास चाहिए तो किसी कण को दोनों तरफ थीटा और 90 माइनस के थीटा कोण पर फेंकें, यानी आपके पहले कट का एंगल कितना रखना है हमें थीटा, दूसरे का कितना एंगल रखना है 90 माइनस के थीटा। केस 7 देखें, प्रक्षेप का वेग किसी छड़ यानी कि अगर कोई बॉडी फेंकी जा रही है तो मान लो t सेकंड में 5 सेकंड 6 सेकंड 7 सेकंड इतने सेकंड बाद अगर उसका वेग निकालना है तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो v इक्वल टू होगा रूट के अंदर u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस का 2u/g sin थीटा। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से कितने भी सेकंड बाद हम उसका वेग निकाल सकते हैं। अब इसका वेग इतना रहा होगा। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, प्रक्षेप की क्षैतिज में दिशा, यानी प्रक्षेप में जो फेंका जा रहा है बॉडी उसकी कौन सी डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो उसके लिए हमें एंगल डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं अल्फा इक्वल टू, यानी आपके पास ये tan अल्फा होगा, यानी tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा माइनस के gt अपॉन u cos थीटा, यानी हम लिख सकते हैं tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा माइनस के gt अपॉन u cos थीटा। ये आपका फॉर्मूला रहेगा प्रक्षेप की दिशा निकालने के लिए। तो इस तरीके से हमने ये चैप्टर आपका कंप्लीट कराया हुआ है। इसके बाद इसके कल प्रैक्टिस क्वेश्चन कराएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।